गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे ग्रोथ स्टोरी ऑफ इंडिया और ग्रोथ स्टोरी ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ग्रोथ स्टोरी ऑफ इंडिया। इंडिया की अगर ग्रोथ स्टोरी की बात की जाए तो 2019 में अगर इंडिया की टोटल जीडीपी की बात की जाए तो कितनी थी 2.972 ट्रिलियन यूएस डॉलर में मेजरमेंट की गई है। यानी कि बिटवीन द ईयर 1951 टू 2019 इंडियन इकोनॉमी अचीव एन एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 6%। जो एनुअल ग्रोथ रेट है वो इंडिया की कितनी रही 6%। 2019 का डाटा बेटा यहाँ पे गिवन है। टोटल जीडीपी जो 2019 में थी वो कितनी थी 2.972 ट्रिलियन। ठीक है, अब क्या है सेकंड पॉइंट, द जीडीपी ग्रोथ इन इंडिया शोड सब्सटेंशियल राइज ओनली आफ्टर 1991। ठीक है, आपको पता भी होगा 1991 में हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडोप्ट की थी। ठीक है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अब इनके नाम चेंज हो गए हैं, वो भी हम उस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो LPG जो पॉलिसी अडोप्ट की थी 1991, उसके बाद क्या है इंडिया में जो ग्रोथ रेट है वो इंक्रीज हुई है। क्योंकि उससे पहले जो इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी थी इंडिया ने जो अडोप्ट की थी और इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन की जो पॉलिसी थी 1991 से पहले, तो उस पॉलिसी के कारण क्या है इंडिया में ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो पाई। तो अगर हम 1991 टू 2019 की बात करें तो जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी रही है 6% पर एनम रही है। ठीक है, और ये किसके कारण हुई है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के कारण ऐसा पॉसिबल हो पाया कि हमारी जीडीपी ग्रोथ क्या हुई इंक्रीज हुई। इसमें क्या क्या इंक्लूड था जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी, इससे क्या बेनिफिट हुआ, ए सिग्निफिकेंट शिफ्ट टुवार्ड्स प्राइवेटाइजेशन, इक्विटी इन पब्लिक इंटरप्राइज टू प्राइवेट इंटरप्रेन्योर्स, सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट। यानी कि इसमें क्या है कि जैसे कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो यहाँ पे यही चीज़ बताई गई है कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के कारण क्या हुआ प्राइवेटाइजेशन आया। गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो अपनी पब्लिक इंटरप्राइज को सेल कर दिया किसको, प्राइवेट इंटरप्रेन्योर्स को। ठीक है, सेकेंड क्या है ए बिग लीप या जंप टुवार्ड्स लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन आया। इसमें क्या था डूइंग अवे विद द कंट्रोल एंड कोटा। जो पहले हम क्या करते थे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की जो पॉलिसी अपनाई थी या डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट किया गया था कोटा वगैरह के द्वारा जो हम कंट्रोल कर रहे थे, तो उसकी जगह क्या आ गया लिबरलाइजेशन। ठीक है, कोटा पहले कोटा फिक्स करते थे, अब ये सिस्टम क्या कर दिया ख़त्म कर दिया कि इम्पोर्ट का कोटा फिक्स नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्या है ए बिग पुश ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन इन प्लेस ऑफ इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। एक्सपोर्ट प्रमोशन बढ़ाया गया इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन की जगह पे, और साथ ही साथ जो FDI है उसको भी प्रेफरेंस दी गई। ठीक है, ग्रेट रिलायंस ऑन FDI रेदर देन द डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में जो FDI है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को प्रेफरेंस मिली। नेक्स्ट इसमें बेटा डीपर इंटीग्रेशन ऑन द डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द ग्लोबल इकोनॉमिक्स थ्रू द मार्केट फोर्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। हमने ग्लोबलाइजेशन की बात की थी इसमें, तो ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या हुआ कि जो हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी है वो ग्लोबल इकोनॉमी से इंटीग्रेट हुई, और वहाँ पे क्या है मार्केट फोर्स क्या करती हैं बेटा वर्क करती हैं। मार्केट फोर्स पता है सप्लाई एंड डिमांड। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन के कारण जो इंटरनेशनल लेवल पे अगर बात की जाए तो इंटरनेशनल लेवल पे गुड्स की डिमांड एंड सप्लाई मार्केट फोर्स वर्क करेंगी, जिसके अकॉर्डिंग एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट इसमें अगर 2014 की बात करें तो 2014 या उसके बाद क्या हुआ कि इंडिया में जो जीडीपी ग्रोथ है वो धीरे धीरे कम होने लगी। ठीक है, अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट हैड टेंड टू श्रिंक, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कम हो गई। ग्रोथ विदाउट एम्प्लॉयमेंट इज बिकम एन एमर्जिंग चैलेंज ऑफ इंडियन इकोनॉमी। जो ग्रोथ इंडियन इकोनॉमी में हो रही है विदाउट एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से क्या है कि प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है और प्रोडक्शन के इंक्रीज होने से इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रही है, लेकिन साथ ही साथ क्या है अनएम्प्लॉयमेंट भी क्या होता जा रहा है इंक्रीज होता जा रहा है। नेक्स्ट इसमें ग्रोथ स्टोरी ऑफ पाकिस्तान में की ग्रोथ स्टोरी देखते बेटा।
अगर 2019 की बात करें तो पाकिस्तान की टोटल जीडीपी कितनी थी 274.05 बिलियन, ठीक है, यूएस डॉलर में मेजरमेंट की गई है। और पाकिस्तान इकोनॉमी की अगर हम एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट देखें तो कितनी रही है 4.2% बिटवीन द पीरियड ऑफ 1960 2019, ठीक है। तो पाकिस्तान की ग्रोथ रेट अगर हम बात करते हैं तो 4.2% है, इंडिया की कितनी है 6% और चाइना की और भी ज़्यादा थी 8 to 10% रही है। अब सेकंड पॉइंट क्या है बेटा इसके अंदर, पाकिस्तान है की जो जीडीपी ग्रोथ हुई है वो मिड 80s में स्टार्ट हुई, ठीक है। उससे पहले क्या है पाकिस्तान में जो ग्रोथ रेट थी वो काफ़ी कम थी, लेकिन मिड 80s में क्या है ग्रोथ रेट काफ़ी इंक्रीज हुई पाकिस्तान की। इट वाज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, क्योंकि मिड 80s में पाकिस्तान ने क्या किए थे इकोनॉमिक रिफॉर्म स्टार्ट किए थे। जैसे इंडिया ने 1991 में न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म स्टार्ट किए थे, पाकिस्तान ने कब किया था मिड 80s के अंदर, ठीक है। और इसी रिफॉर्म्स के कारण क्या है वहाँ पर एफडीआई आया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ा, जिसके कारण क्या हो गया और साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर का भी पार्टिसिपेशन इंक्रीज हुआ और प्रोसेस ऑफ ग्रोथ क्या हुई इंक्रीज हुई। तो 1960 to 2019 तक जो पर एनुअल ग्रोथ रेट है वो 4.2% रही और मिड 80s के अंदर क्या हुआ कि पाकिस्तान ने इकोनॉमिक रिफॉर्म स्टार्ट किए, जिसके कारण क्या हुआ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में बढ़ा और साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर को भी इम्पोर्टेंस दी, यानी कि प्राइवेट सेक्टर ने भी पार्टिसिपेट किया और प्रोडक्शन का लेवल इंक्रीज हुआ, जिसके कारण प्रोसेस ऑफ ग्रोथ क्या हुई है इंक्रीज हुई है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन पाकिस्तान वर ऑलमोस्ट सिमिलर टू दोज इन इंडिया, ठीक, जैसे इंडिया के हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वैसे ही पाकिस्तान के हैं। बट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ 2008 इकोनॉमिक आउटलुक इन पाकिस्तान टर्न टू डिसअपॉइंटिंग। 2000 अगर 8 की बात करें तो जो ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पाकिस्तान ने स्टार्ट किए थे 2008 में क्या हुआ वे उन रिफॉर्म से डिसअपॉइंटेड हुए। क्यों? क्योंकि इट इज़ एट्रीब्यूटेड टू सर्वल फैक्टर, कुछ फैक्टर हैं ऐसे जिनके कारण क्या है इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो गई। तो सबसे मेन जो रीजन दे रखा है वो यहाँ पर पाकिस्तान हैज़ बीन ग्रिप्ड बाय द वॉर ऑफ टेरर, ठीक है, क्योंकि ये तो सभी चीज़ को पता है कि पाकिस्तान में क्या है कि टेररिस्ट रहते हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं पाकिस्तान को इसका लॉस होता है। इट हैज़ इरोडेड बिजनेस कॉन्फिडेंस ऑफ द डोमेस्टिक एज वेल फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब वहाँ पे टेररिस्ट रहेंगे तो सिंपल सी बात है डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो होते हैं वो भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे और फॉरेनर जो इन्वेस्टर है वो भी वहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। अब ना डोमेस्टिक इन्वेस्टर कर रहे हैं ना फॉरेनर इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो जीडीपी ग्रोथ क्या हो जाएगी वहाँ पर कम हो जाएगी। सेकंड चीज़ क्या है डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट एज वेल एज एफडीआई हैज स्टार्ट श्रिंकिंग, कम हो गया और जिसके कारण जीडीपी ग्रोथ क्या हो गई पाकिस्तान में कम हो गई। साथ ही साथ क्या है पाकिस्तान में करप्शन भी है और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। अब करप्शन होगा और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी तो ये भी क्या है इन्वेस्टमेंट को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं, क्योंकि मान लो करप्शन होता है तब भी क्या है काम सही प्रॉपर नहीं हो पाएगा। और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, कभी किसी पार्टी की गवर्नमेंट आ रही है कभी किसी पार्टी की, तो वो जो गवर्नमेंट जिस पार्टी की बनती है उसके अकॉर्डिंग वो रूल और रेगुलेशन चेंज कर देती है, जिसका बिजनेस पे भी क्या होता है इफेक्ट पड़ता है। इसलिए वहाँ पे करप्शन और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होने के कारण भी क्या हो गया है इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो गई है, यानी कि वहाँ पर क्या है इकोनॉमिक स्टेगनेशन ऑफ द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट इसमें अब जो एवरेज ग्रोथ रेट की बात करी जाए तो जीडीपी जो 4% थी वो कितनी रह गई 3.75% रह गई बिटवीन द पीरियड ऑफ 2008 टू 2016। और अगर 2017 की बात की जाए तो पाकिस्तान की इकोनॉमी की तो ग्रोथ रेट जो इंक्रीज हुई 4.3%। अगर 2019 की बात की जाती है तो वो फिर से डिक्रीज हो गई फर्दर स्लैम्ड टू 3.3%। नेक्स्ट है बेटा इसमें ओविंग टू स्लो जीडीपी ग्रोथ एंड कॉन्सिक्वेंटली द लो लेवल ऑफ इनकम। अब जीडीपी ग्रोथ कम है तो इसका मीनिंग इनकम का लेवल कम होगा, इनकम का लेवल कम होगा तो इट्स मीन क्या है लो इनकम के कारण क्या हो जाएगा पाकिस्तान इकोनॉमी हैज़ ऑलमोस्ट संक इनटू ए लो इनकम लो ग्रोथ रेट ट्रैप।
एक ट्रैप बन जाता है, क्योंकि देखो इसमें लो प्रोडक्शन होने के कारण इनकम कम होगी, इनकम के कम होने के कारण क्या है, डिमांड कम, और डिमांड के कम होने के कारण क्या होता है, इन्वेस्टमेंट कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा तो फिर से लोगों की इनकम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, लो इनकम लो ग्रोथ का एक ट्रैप स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें कंक्लूजन। इंडिया, चाइना और पाकिस्तान की जो हमने ग्रोथ स्टोरी स्टडी की है उसमें कुछ कंक्लूजन निकल के सामने आते हैं। तो देखो आपने अगर तीनों को अच्छे से स्टडी किया है तो आप खुद भी इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे फर्स्ट पॉइंट है, चाइना हैज़ आउटपेस्ड बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान विद रिगार्ड टू जीडीपी ग्रोथ। अगर हम जीडीपी ग्रोथ की बात करें तो चाइना में जो जीडीपी ग्रोथ हुई है वो क्या है, ज़्यादा है इंडिया एंड पाकिस्तान के कंपैरिजन में। इंडिया की भी जो परफॉर्मेंस है वो पाकिस्तान से तो बेटर है, बट कंपेयर किया जाए किसके साथ, चाइना के साथ, तो अभी इंडिया काफ़ी पीछे है चाइना से। थर्ड पॉइंट है बेटा, द रिलेटिव सक्सेस ऑफ चाइना इज़ क्रेडिट टू पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन चाइना। जो चाइना में जो सक्सेस है, ग्रोथ रेट इंक्रीज हुई है, उसका मेन रीज़न क्या है कि चाइना के अंदर पॉलिटिकल क्या है, स्टेबिलिटी है बेटा। वहाँ पे एक ही पार्टी की गवर्नमेंट रहती है तो लॉन्ग टर्म क्या है वहाँ पे पॉलिसी बनाई जाती है। लेकिन इंडिया एंड पाकिस्तान की बात की जाए तो China has shown a strong political will to use the national resource in the best interest of the nation। अगर हम कंपैरिजन करते हैं चाइना, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो चाइना जो है वो इंडिया एंड पाकिस्तान से बेटर है, क्योंकि चाइना के पास क्या है, चाइना स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल टू यूज़, ठीक है। जो नेचुरल रिसोर्स है, नेशनल रिसोर्स है, उनका मतलब अच्छे से यूज़ कर पा रहा है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, एक ही गवर्नमेंट रहती है और वो गवर्नमेंट जो लंबे टर्म के लिए क्या है पॉलिसी बना सकती है। और इंडिया और पाकिस्तान में क्या है कि गवर्नमेंट चेंज होती रहती है तो लॉन्ग टर्म कोई पॉलिसी नहीं बन पाती, तो जो नेशनल रिसोर्स है उनका बेस्ट यूज़ भी नहीं हो पाता। नेक्स्ट है कि चाइना में क्या है, द सक्सेस ऑफ चाइना इज़ एन आई ओपनर फॉर द मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग नेशन ऑफ द वर्ल्ड। जो डेवलपिंग नेशन है उनके लिए मतलब ये चीज़ है कि चाइना ने कैसे सक्सेस की ग्रोथ की है, जीडीपी ग्रोथ कैसे इंक्रीज की है। तो जो डेवलपिंग नेशन है उनको देखना चाहिए कि वो भी कैसे चाइना को देख के अपनी डेवलपिंग ग्रोथ, जो ग्रोथ रेट है वो क्या कर पाएँ, इंक्रीज कर पाएँ। नेक्स्ट इसमें structure of China has provided that the most relevant factor in the context of the GDP growth is not the availability of the resource but good governance by the state and good compliments by the citizens। वहाँ की गवर्नमेंट और वहाँ के जो सिटीजन्स ने जो वहाँ की गवर्नमेंट को कोऑपरेट किया है उसके कारण क्या है वहाँ पे जीडीपी ग्रोथ क्या हुई है, अच्छी हो पाई है। रिसोर्स की कमी है वहाँ पर, ये नहीं कि सभी रिसोर्स मिल जाते हैं उनको, लेकिन गवर्नमेंट के साथ साथ जो वहाँ के सिटीजन्स हैं उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट को कोऑपरेट किया, यानी कि जो गवर्नमेंट ने रूल और रेगुलेशन बनाए जाते हैं वो उनको फॉलो करते हैं, जिसके कारण वहाँ पर जीडीपी ग्रोथ क्या रही है, ज़्यादा रही है चाइना के अंदर। नेक्स्ट है बेटा इसमें स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ। तो स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ में हम देखेंगे सेक्टरल शेयर इन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। इकोनॉमी में 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर। तो तीनों का आउटपुट का लेवल कि जीडीपी में आउटपुट किस सेक्टर से कितना मिल रहा है, और साथ ही साथ हम ये भी शेयर चेक करेंगे कि कौन सा सेक्टर कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो इसमें आगे एक टेबल गिवन है, वहीं से हम इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं बेटा। जैसे स्ट्रक्चर ऑफ द ग्रोथ सेक्टर शेयर इन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, तीनों कंट्रीज़ की दे रखी है यहाँ पर कि जीडीपी में तीनों सेक्टर का कितना वो कंट्रीब्यूशन है और एम्प्लॉयमेंट कौन कौन सा सेक्टर कितना एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं जीडीपी में परसेंटेज शेयर। इंडिया में अगर हम बात करें तो प्राइमरी सेक्टर से कितना कंट्रीब्यूशन मिलता है बेटा, 15.4%, ठीक है, और सेकेंडरी का 23.1%, टर्सरी सेक्टर का कितना है बेटा 61.5%। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा जो टर्सरी सेक्टर है उसका इंडियन
जीडीपी में शेयर क्या है, ज़्यादा है। सेकंड किसका है, सेकेंडरी सेक्टर का, और थर्ड किसका है, प्राइमरी सेक्टर का। ऐसे ही पाकिस्तान का गिवन है, पाकिस्तान का भी अगर हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किस सेक्टर का है, टर्सरी सेक्टर का है, और सेकंड प्राइमरी सेक्टर का है, और थर्ड सेकेंडरी सेक्टर का है। चाइना में अगर देखा जाए तो आप देखोगे कि कंट्रीब्यूशन जो है टर्सरी सेक्टर का हाईएस्ट है, फिर सेकेंडरी का है, और जो चाइना में अगर हम प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन की बात करें तो कितना, ओनली 7.9% है। अब नेक्स्ट बात आती है परसेंटेज शेयर इन एम्प्लॉयमेंट। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो एम्प्लॉयमेंट कहाँ पे है, प्राइमरी सेक्टर में है, ठीक है। उसके बाद टर्सरी सेक्टर में, और उसके बाद क्या है, सेकेंडरी सेक्टर में है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की तो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्राइमरी में, इंडिया की तरह ही, और सेकंड में टर्सरी सेक्टर, और थर्ड में क्या है, सेकेंडरी सेक्टर। फिर हम बात करते हैं चाइना की, तो चाइना में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कहाँ पर है बेटा, टर्सरी सेक्टर में है, सेकंड पोजीशन सेकंड इसकी सेकेंडरी सेक्टर की है, और थर्ड पोजीशन किसकी है, प्राइमरी सेक्टर की है। तो आप ये देखोगे कि चाइना में अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करें या एम्प्लॉयमेंट की बात करें, दोनों में ही क्या है, टर्सरी सेक्टर आगे है। अगर सेकंड नंबर की बात की जाए तो दोनों में सेकेंडरी सेक्टर है, और अगर थर्ड पोजीशन की बात की जाती है तो उसमें क्या है आपका, प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। और यहाँ से एक जो आप कंक्लूजन ये भी निकाल सकते हो कि जो सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन क्या है, जीडीपी ग्रोथ में ज़्यादा है, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी में भी क्या है, चाइना में ज़्यादा है। तो यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर हो जाता है, क्योंकि जो डेवलप कंट्रीज़ होती हैं उसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन वो टर्सरी या सेकेंडरी सेक्टर का ही होता है, और साथ में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है, टर्सरी और सेकेंडरी सेक्टर के अंदर ही होते हैं। तो कहीं ना कहीं चाइना क्या है, इंडिया और पाकिस्तान दोनों से ही काफ़ी आगे है। नेक्स्ट है ये ऑब्जर्वेशन जो आप मैंने तो टेबल में देख के बताई है, यही इसी टेबल को नीचे एक्सप्लेन कर दिया गया है बेटा, कि इस टेबल को देखने से आपको क्या मतलब समझ में आता है। अच्छा, इस पे है ना क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे आपको ये टेबल गिवन होगी और उसके अकॉर्डिंग आपको इस टेबल को एक्सप्लेन करना होगा। जैसे आपकी ये जो नीचे ऑब्जर्वेशन दी है तो एक बार इनकी रीडिंग लेना क्या है बेटा, ज़रूरी है, क्योंकि मान लो बाई चांस ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता, कोई टेबल किसी से रिलेटेड दे रखी है, तो आपको कैसे आप उसकी ऑब्जर्वेशन लिखेंगे। तो फर्स्ट क्या है इसमें, तो ऑल थ्री कंट्रीज़, क्योंकि इंडिया, चाइना और पाकिस्तान की बात की गई है, हैव एक्सपीरियंस इन नोटिसेबल स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। इंडिया में क्या हो गया है, पाकिस्तान में और चाइना में, तीनों ही कंट्रीज़ के अंदर क्या हो गया है, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का मीनिंग ये हुआ है बेटा कि जब अगर हम इंडिया या पाकिस्तान की बात करते हैं तो इंडिया और पाकिस्तान 1947 में इंडिपेंडेंट हुए थे, और चाइना 1949 के अंदर आता है। तो उस टाइम पे क्या था बेटा, प्राइमरी सेक्टर जो है आपका, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में क्या था, ज़्यादा था। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में किसका जो कंट्रीब्यूशन क्या है, टर्सरी सेक्टर का है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया है, इसका मीनिंग क्या निकलता है कि स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो गई है, चेंज हो गई है। पहले जीडीपी में कंट्रीब्यूशन प्राइमरी सेक्टर का था, अब किसका है, टर्सरी सेक्टर का है। समझ में आया स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ। नो लॉन्गर प्राइमरी सेक्टर इज द प्रिंसिपल कंट्रीब्यूट टू जीडीपी। अब क्या है, जो प्राइमरी सेक्टर प्रिंसिपल कंपोनेंट्स नहीं है, प्रिंसिपल सेक्टर नहीं है कि वो जीडीपी में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करे। सबसे ज़्यादा तो कंट्रीब्यूशन अब किसका है, टर्सरी सेक्टर का बेटा। अगर हम सेक्टर कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी की बात करते हैं, इन टर्म ऑफ द सेक्टर कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, इकोनॉमीज ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान आर नाउ रिलाइंग मोर ऑन टर्सरी सेक्टर। इंडिया और पाकिस्तान मोस्टली किसके ऊपर डिपेंड कर रही हैं, टर्सरी सेक्टर के ऊपर। अगर हम चाइना की बात कर रहे हैं तो चाइना इज रिलाइंग मोर ऑन सेकेंडरी सेक्टर। वैसे तो यहाँ पे क्या है कि चाइना का भी जीडीपी में हम देखते हैं तो टर्सरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, लेकिन सेकेंडरी सेक्टर भी पीछे नहीं है। अगर इंडिया और पाकिस्तान का देखा जाए तो सेकेंडरी सेक्टर में अभी भी डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो अगर चाइना की बात की जाती है तो चाइना मोस्टली सेकेंडरी सेक्टर के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट है एक्सपीरियंस ऑफ चाइना इन द रिस्पेक्ट इज लाइक टू एक्सपीरियंस ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्री इन द वर्ल्ड। जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उसी के अकॉर्डिंग क्या है, चाइना में डेवलपमेंट हो रहा है।
जैसे अब आज यूएसए जो या यूके है, यूएसए है, इन कंट्री ने भी क्या किया है, डेवलपमेंट किया है और आज प्रेजेंट में ये क्या है, डेवलप कंट्रीज़ मानी जाती हैं। तो इन इकोनॉमीज़ का, यूएसए की इकोनॉमी का या यूके की इकोनॉमी या इसकी ग्रोथ रेट की बात की जाए तो डेवलप इकोनॉमीज़ में इनका जो ग्रोथ का प्रोसेस था वो क्या था बेटा, इसमें डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था, प्राइमरी सेक्टर का डेवलपमेंट हुआ, सेकेंडरी का और फिर टर्सरी सेक्टर का डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट में आपका गिवन भी यहाँ पे हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस क्या कहता है डेवलप कंट्रीज़ का, कि शो दैट टर्म ऑफ परसेंटेज शेयर इन जीडीपी इट वाज द फर्स्ट द सेकेंडरी सेक्टर एंड लेटर द टर्सरी सेक्टर विच एमर्ज एज द लीडिंग सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, ये डेवलप कंट्रीज़ की जो हिस्ट्री है वो हमें बताती है कि जो डेवलप कंट्रीज़ है उनमें सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन किसका शेयर होता है, सेकेंडरी सेक्टर का होता है। ठीक है, यानी कि वहाँ पे इंडस्ट्री सेक्टर सबसे ज़्यादा डेवलप होता है। और चाइना में भी क्या है, इंडस्ट्री सेक्टर क्या है, डेवलप है, क्योंकि उसका शेयर कितना है, 40.5%, कम शेयर नहीं है। और उसके बाद से कंट्रीब्यूशन किसका होता है बेटा, टर्सरी सेक्टर का होता है। तो चाइना क्या है, जो डेवलप कंट्रीज़ की हिस्ट्री है उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अपना डेवलपमेंट कर रहा है। लेकिन इंडिया एंड पाकिस्तान की बात की जाए तो वहाँ पे सबसे पहले क्या है, टर्सरी सेक्टर का सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, तो चाइना जो है वो डेवलप कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है अपनी इकोनॉमी का। नेक्स्ट है बेटा, एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान हावर शो ए मेजर शिफ्ट डायरेक्टली फ्रॉम प्राइमरी टू टर्सरी सेक्टर। जो इंडिया एंड पाकिस्तान है वो डायरेक्टली क्या है, प्राइमरी सेक्टर से टर्सरी सेक्टर के डेवलपमेंट पे ध्यान ज़्यादा है। चाइना ने क्या किया, प्राइमरी सेक्टर के बाद मतलब अपने सेकेंडरी सेक्टर का डेवलपमेंट ज़्यादा किया है। तो इससे क्या है, इसका मतलब क्या है कि इंडिया और पाकिस्तान में क्या है, सेकेंडरी सेक्टर ज़्यादा डेवलप नहीं है। implying that lesser emphasis has been given to industrial expansion in India and Pakistan compared to China। यानी कि इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों ने ही इंडस्ट्री के डेवलपमेंट पे या इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन पे कम ध्यान दिया है कंपेयर टू चाइना। थर्ड है इसमें, नेक्स्ट है बेटा इसमें, एक्सपेंशन ऑफ सर्विस सेक्टर इन इंडिया एंड पाकिस्तान इज ओइंग टू द फास्टर इंटीग्रेशन ऑफ दीज इकोनॉमीज विद द ग्लोबल इकोनॉमीज। यानी कि अंडर द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इम्पैक्ट ऑफ द डेवलप्ड नेशन। इसमें यह है कि जो टर्सरी सेक्टर का इंडिया एंड पाकिस्तान में डेवलपमेंट हो रहा है, फास्टर इंटीग्रेशन हुआ है, तो क्या है, इससे हम ग्लोबल इकोनॉमी से कनेक्ट हो गए हैं, इंटीग्रेशन हो गया है ग्लोबल इकोनॉमीज़ के साथ। क्योंकि एक टॉपिक भी आया था हमारा आउटसोर्स का, हमने किया था, तो वो क्या था, ग्लोबल इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेशन होना ही क्या है, आउटसोर्स की बात करता है। नेक्स्ट है बेटा इसमें, ये बॉक्स के अंदर कुछ पॉइंट्स गिवन है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, चाइना हैज सक्सीड इन प्लेसिंग ग्रेटर रिलायंस ऑन इंडस्ट्री सेक्टर कंपेयर टू इंडिया एंड पाकिस्तान। जो हमने अभी किया है कि चाइना ने सेकेंडरी सेक्टर में डेवलपमेंट क्या है, ज़्यादा हुआ है कंपेयर करें हमें इंडिया और पाकिस्तान के साथ। और इसका मेन रीज़न क्या है कि चाइना ने GLF यानी कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन लॉन्च किया गया था 1958 में। और ये कल भी हमने डिस्कस किया था कि इसमें मेन फोकस क्या था कि जो रूरल एरिया में रहने वाले लोग हैं या लोगों को क्या किया गया, इनकरेज किया गया कि वो अपने हाउस होल्ड जो है उसमें अपने बैकयार्ड में क्या करें, इंडस्ट्री स्टार्ट करें, कुछ किसी ना किसी चीज़ का वो प्रोडक्शन जरूर करें, जिसके कारण क्या है इंडिया में इंडस्ट्री सेक्टर का डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ। नेक्स्ट है पॉलिसी ऑफ रिफॉर्म्स एंड ओपनिंग अप लॉन्च इन 1978 और विच गेव ए बिग पुश टू चाइनाज मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट। एक पॉलिसी बनाई होगी, इस पॉलिसी का नाम क्या था, रिफॉर्म्स एंड ओपनिंग अप। ये 1978 में स्टार्ट की गई थी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स चाइना के अंदर। और इससे क्या है इंडिया में चाइना के अंदर क्या हुआ कि जो प्रोडक्शन है, इंडस्ट्री प्रोडक्शन, वो क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। नेक्स्ट है बेटा इन टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट में अगर हम बात करें तो एम्प्लॉयमेंट की अगर बात करते हैं, फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर हैज़ नॉट बीन ए सिग्निफिकेंट इन इंडिया एज इन चाइना एंड पाकिस्तान। इंडिया हैज़ वर्चुअली फेल इन दिस रिस्पेक्ट। इंडिया क्या है
कि प्राइमरी सेक्टर के बाद सेकेंडरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन क्या है टर्सरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिली हुई है। तो सेकेंडरी सेक्टर क्या है, यहाँ भी इंडिया को ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन चाइना और पाकिस्तान में थोड़ा ऐसा पॉसिबल हो पाया है। अगर हम उसका चाइना में तो ये क्लियर है। अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में भी आप देखोगे कि एम्प्लॉयमेंट शेयर सेकेंडरी सेक्टर का कितना है 22.6% है, ठीक है। और चाइना में अगर देखा जाए तो सेकेंडरी सेक्टर क्या है ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है इसके कंपैरिजन में प्राइमरी सेक्टर में। प्राइमरी सेक्टर का कम रह गया है और सेकेंडरी सेक्टर का क्या है ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है चाइना में। नेक्स्ट है पीपल इन इंडिया हैव स्टक टू प्राइमरी एक्टिविटीज़, यानी कि मोस्टली अगर ये हम इंडिया की बात करते हैं तो मोस्टली पीपल क्या है इंडिया में प्राइमरी एक्टिविटी में लगे होते हैं डिस्पाइट ए सब्सटेंशियल रिडक्शन इन परसेंटेज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेक्टर टू जीडीपी। ये देखो जीडीपी में जो कॉन्ट्रीब्यूशन है इंडिया में प्राइमरी सेक्टर का कम है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी में क्या है ज़्यादा है। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर सेक्टर है और इसमें क्या है बेटा प्राइमरी सेक्टर में कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। इसी कारण क्या है कि प्राइमरी सेक्टर में जो है प्राइमरी सेक्टर ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। और लेकिन यहाँ पे प्रोडक्शन की बात की जाए तो प्रोडक्शन तो क्या रहता है सेम ही रहता है, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन क्या रह पाएगा कम ही रहता है प्राइमरी सेक्टर का। तो आउटसाइड एग्रीकल्चर इंक्रीज इन आउटपुट टू बी एक्सप्लेन मोर टर्म ऑफ इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी रेदर देन इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। अगर इसमें एग्रीकल्चर में आउटपुट को अगर बढ़ाना है तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि प्रोडक्टिविटी क्या होनी चाहिए इंक्रीज होनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट की बजाय उनकी प्रोडक्टिविटी क्या हो इंक्रीज हो। दिस इज़ लाइक एन इकोनॉमी स्लिपिंग इनटू ए जॉबलेस ग्रोथ प्रोसेस। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका मीनिंग क्या है कि जो ग्रोथ है वो कैसी है जॉबलेस ग्रोथ प्रोसेस है, क्योंकि अगर लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला और तब भी प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है तो इसका मीनिंग क्या होगा कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज किया जा रहा है कंपैरिजन टू लेबर इंटेंसिव टेक्निक के। तो यहाँ पे अगर हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कम हो जाएंगी, तो इसे इंडिया में हम क्या कहेंगे जॉबलेस ग्रोथ प्रोसेस कहेंगे। नेक्स्ट इसमें डेमोग्राफिक प्रोफाइल, तीनों ही कंट्री की हम बात करेंगे डेमोग्राफिक प्रोफाइल। तो इसमें डेमोग्राफिक प्रोफाइल में क्या आएगा बेटा एस्टिमेट पॉपुलेशन, एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, डेंसिटी, सेक्स रेशियो और अर्बनाइजेशन, ठीक है। ये टेबल तो बेटा आपको याद करनी ही पड़ेगी, या ये हो सकता है इसमें क्वेश्चन आपका ऐसे भी आ सकता है कि आपको टेबल गिवन हो और उसके अकॉर्डिंग आप उस टेबल की ऑब्जर्वेशन करें, फॉलोइंग पॉइंट्स जो आपके निकल के आते हैं वो आपको राइट करने हो, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, जैसे डेंसिटी ऑफ पर स्क्वायर किलोमीटर भी पूछी जा सकती है, इंडिया में कितनी है, चाइना में कितनी है, पाकिस्तान में कितनी है। अगर एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन की बात किया जाए तो इंडिया में जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है कितनी है 1.76, चाइना में कितनी है 0.47 और पाकिस्तान में कितनी है 1.8, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि चाइना में कम है 0.47, क्यों है, क्योंकि आपको याद होगा चाइना ने क्या किया था 1 चाइल्ड पॉलिसी अडोप्ट की थी, ठीक है, जिसके कारण चाइना में जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या है कम रही। पॉपुलेशन की बात की गई यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन इंडिया में कितनी है फर्स्ट कॉलम में, चाइना में कितनी है और पाकिस्तान में कितनी है। तो चाइना में सबसे ज़्यादा है, फर्स्ट पोजीशन पे है, उसके बाद इंडिया और उसके बाद क्या है पाकिस्तान। अगर हम सेक्स रेशियो की बात करें नंबर ऑफ वुमेन पर 1000 मैन के बाद, तो इसमें देखा जाए इंडिया में कितना है 1940, चाइना में 1950 और पाकिस्तान में 1952, यानी कि इंडिया वालों से और चाइना से आगे है कहीं ना कहीं तो पाकिस्तान। अर्बनाइजेशन की बात करें तो चाइना में अर्बनाइजेशन क्या है ज़्यादा है 51.3%, फिर उसके बाद पाकिस्तान में ज़्यादा है और इंडिया यहाँ पर भी क्या रह गया है पीछे रह गया है इन चाइना और पाकिस्तान से, ठीक है। तो ऐसी टेबल पे क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा, ये इंपॉर्टेंट है ये डाटा और ये आपको याद करना पड़ेगा ज़रूर, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, ओके।